अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है जो आज आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्या थी, व्हाट वाज द नीड फॉर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की डिफ़ाइन पढ़ेंगे आप लोग और कुछ साइंटिस्ट का वर्क पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। सबसे पहले है कि हमारे पास 18 सेंचुरी में अभी 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी ज़्यादा होना शुरू हो गई और हर एक एलिमेंट को स्टडी करना, डिटेल उसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए मुश्किल काम था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर दी, यानी एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए। जिन एलिमेंट्स की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज सेम थी उनको एक ग्रुप में रख दिया, जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है उनको अलहदा कर दिया है। यानी क्लासिफिकेशन का बेसिक फंक्शन ही ये होता है कि एलिमेंट्स को स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन थी वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट था अल-राज़ी, जिसका नाम था। इसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें हर एलिमेंट जो है वो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है, जैसे कलर है, डेंसिटी है, ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, ये सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन करते हैं और अपनी आइडेंटिटी लूज़ करते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्लासिफिकेशन है वो ड्रोबरीनर ट्राइयर्स आपके पास है क्लासिफिकेशन। ये आपके पास एक जर्मन केमिस्ट था, इसने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। ट्राइयर्स मतलब तीन एलिमेंट्स, और इसके जो क्लासिफिकेशन की बेस थी वो एटॉमिक मास था। यहाँ पे तीन ट्राइयर्स आपको शो किए हुए हैं। पहला है अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। उसके बाद हैलोजन फैमिली है, और थर्ड ट्राइयर्स आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल को शो किया हुआ है। ईयर्स बनाया है उसमें फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, अगर आप इनके एटॉमिक मास का एवरेज लेते हैं, यानी इसके एटॉमिक मास को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास सेंटर एलिमेंट्स का या तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकलेगा या उसके करीब करीब एटॉमिक मास निकलेगा। यानी जैसे लिथियम सोडियम को अगर देखा जाए, लिथियम और पोटाशियम का अगर प्लस करें तो और डिवाइड करें तो सोडियम का 23 निकल रहा है। इसी तरीके से सेकेंड ट्राइयर्स में जो सेकेंड वाला मेंबर है उसका 80 है, लेकिन जब उनका एवरेज लिया गया 81.2 निकला, और नेक्स्ट आपके पास 88.5 निकल रहा है। अब ट्राइएट्स के अंदर उसने ये भी कहा था कि जो एलिमेंट्स मैंने रखे हैं उन तमाम की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी। नेक्स्ट ये हमारे पास इसका डीमेरिट क्या है या फेलियर क्या है। डीमेरिट आपके पास इस क्लासिफिकेशन का था कि उस टाइम जितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे उसमें से सिर्फ फ्यू एलिमेंट्स को डॉबरीनर जो है वो अरेंज कर सके थे, बाकी एलिमेंट्स जो है उसने अरेंज नहीं किए थे। नेक्स्ट आपके पास जो क्लासिफिकेशन है वो न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्स है। 1864 में हमारे पास यहाँ पे न्यू लैंड्स ने ऑक्टिव का कॉन्सेप्ट दिया। ऑक्टिव मतलब 8 से रिलेटेड है, और न्यू लैंड्स ने केमिस्ट्री और म्यूज़िक दोनों को आपस में कंबाइन किया। उसने ये कहा कि जैसे हर आठवां म्यूज़िकल टोन फर्स्ट से रिजेंबल करता है, अगर इसी तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो हर आठवें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट से रिजेंबल करेंगी। जैसे आपके पास है म्यूज़िकल ट्यून देखें, सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब सा जो है आठवां और फर्स्ट, ये प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल कर रहा है। फिर उसने उस टाइम जितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे, 62 एलिमेंट्स डिस्कवर थे, उनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पे नोबल गैसेस नहीं है, नोबल गैसेस उस टाइम डिस्कवर नहीं हुई थी। सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, पोटाशियम और कैल्शियम। यानी हमारे पास न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव के अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट अरेंज किया जाए तो हर आठवां एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़ में फ़िज़िकल हैं या केमिकल्स हैं रिपीट करेगा। अगर आप बेरिलियम को फ़र्स्ट काउंट करते हैं तो मैग्नीशियम आठवां एलिमेंट बनता है। अगर आप कार्बन को फ़र्स्ट काउंट करते हैं तो सिलिकॉन आपके पास आठवां एलिमेंट्स बनता है। यानी हर फर्स्ट जो है आठवें से प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल करेगा। नेक्स्ट आपके पास है ये जो न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्स है,
इसने सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था, ये क्लासिफिकेशन। और इसने पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया। पीरियोडिसिटी का मतलब ये है कि स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद, लेकिन जो न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग है उसने कहा था 8 के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। यानी फ़र्स्ट टाइम हमारे पास न्यूलैंड्स ने पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। और पीरियोडिसिटी का मतलब ये है कि प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना, या तो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होना स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद, या प्रॉपर्टीज़ के अंदर ग्रेजुअल चेंज आना, यानी या तो प्रॉपर्टीज़ का इंक्रीज़ कर जाना किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद या डिक्रीज़ कर जाना, उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। अब जैसे आपके पास है लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, अगर इनके एटॉमिक साइज़ को देखें, लिथियम का एटॉमिक मास कम है, सोडियम का ज़्यादा है, पोटाशियम का अगेन उससे ज़्यादा है। यानी प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ग्रेजुअल चेंज आ रहा है। अगर इनकी वैलेंसी देखें +1 इसकी भी +1 है। यानी या तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके पास बिल्कुल सेम होंगी, या उनके अंदर ग्रेजुअल इंक्रीज़ आएगा, इसको भी पीरियोडिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव के डीमेरिट्स क्या थे कि जब हमारे पास नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो प्रॉपर्टीज़ 8th के बाद बल्कि 9th एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज़ में पहले से रिजेंबल हुआ। तो यहाँ पे डीमेरिट इसका पहला ये है। दूसरा आपके पास है कि जैसे हैवियर एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव जो है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था, ये सिर्फ़ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स यानी कैल्शियम तक ये एप्लीकेबल था। नेक्स्ट आपके पास क्लासिफिकेशन है मेंडलीफ क्लासिफिकेशन। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसकी क्लासिफिकेशन की जो बेस थी वो भी एटॉमिक वेट ही था, जैसे न्यूलैंड्स की क्लासिफिकेशन, डोबिनियर की क्लासिफिकेशन, उनका भी जो बेस है वो एटॉमिक वेट ही है। न्यूलैंड ने अपनी क्लासिफिकेशन में मेंशन किया था कि हर 8वां पहले से प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल करता है, लेकिन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मेंडलीफ ने ये कहा कि स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के बाद प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं। वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट का। उसने एक लॉ भी दिया था जिसका नाम है पीरियोडिक लॉ। तो ये आपके पास क्या है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। फंक्शन किसे बोलते हैं, यानी जिस पे कोई चीज़ डिपेंड कर रही होती है। जैसे आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है y=f(x), y फंक्शन है किसका, x का, यानी y की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो x पे डिपेंड कर रही हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास कितने ग्रुप्स थे और कितने पीरियड्स थे। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 8 ग्रुप्स थे। टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स बोला जाता है, और ग्रुप्स को भी मज़ीद सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया जिसका नाम है ग्रुप नंबर 1 से लेके 8 तक इसकी नंबरिंग शो की हुई है। ये सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी जो है ये इसकी मज़ीद डिवीज़न है। सब ग्रुप ए के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से मैच कर रही हैं, और ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग उसने बनाया था। और सब ग्रुप बी के अंदर उन एलिमेंट्स को रखा गया जो प्रॉपर्टीज़ में बिल्कुल सिमिलर हैं। ए में उनका रखा गया जिनमें प्रॉपर्टीज़ तो सेम है लेकिन ग्रेजुअल इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा था। लेकिन बी के अंदर उन ग्रुप्स को रखा गया, एलिमेंट्स को रखा गया जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मैच करती हैं एक दूसरे से। टेबल के अंदर जो आपके पास हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं उनको पीरियड्स बोलते हैं। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के अंदर 12 पीरियड्स थे। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया गया कि लेफ़्ट से राइट जाते हुए आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, उसके मेरिट्स क्या थे या एडवांटेजेस क्या थे। उस टाइम 63 एलिमेंट्स थे। मेंडलीफ ने इन 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। नेक्स्ट उसने ये भी बताया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट या सबसे जो हिट पॉइंट है वो हमारे पास मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का ये था कि इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए खाली जगहें छोड़ी थी। ठीक है, और इसने ये भी कहा था कि हमारे पास अभी कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी साइंटिस्ट ने बता दी थी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी, और आपको उनको उस जगह प्लेस करना है जहाँ पे मैंने गैप छोड़े हैं। जैसे आपके पास है एग्जांपल के तौर पे एल्युमिनियम के नीचे उसने एक गैप छोड़ दिया था, सिलिकॉन के नीचे उसने एक गैप छोड़ा था। ठीक है, और उसने कहा कि यहाँ पे आप उन एलिमेंट्स को लिखेंगे अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ वो डिस्कवर होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ एल्युमिनियम से मैच करेंगी। और उसके बाद जो सिलिकॉन के नीचे गैप छोड़ा उसकी प्रॉपर्टीज़ सिलिकॉन से मैच करेंगी।
मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का जो डीमेरिट था कि उसने एक ही ग्रुप के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स रखे हुए थे। जैसे ग्रुप नंबर 1 के अंदर आपके पास अल्कली मेटल्स भी आ रही हैं और कॉइनेज मेटल भी आ रही हैं। नेक्स्ट उसका जो सेकंड डीमेरिट है कि उसने जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस किया हुआ था। और थर्ड आपके पास है, अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बेस एटॉमिक मास था तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, तो तीनों आइसोटॉप्स को अलग-अलग मेंशन होना चाहिए था, क्योंकि बेस अगर एटॉमिक मास है तो तीनों को पीरियोडिक टेबल के अंदर आना चाहिए था। लेकिन हमारे पास ये तीनों एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मेंशन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट आइसोटॉप पीरियोडिक टेबल में मेंशन है। उसके बाद फोर्थ इसका आपके पास डीमेरिट है इनोमिलस पेयर, यानी हमारे पास जो कोबाल्ट है इसका एटॉमिक मास जो है वो निकल से ज़्यादा है। तो होना तो ये चाहिए कि कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए, निकल पहले आना चाहिए। लेकिन हमारे पास मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर कोबाल्ट को पहले लिखा गया और निकल को बाद में लिखा गया था। ये इसके कुछ डीमेरिट्स थे जिसकी वजह से मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट आपके पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट्स इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलीफ के टेबल में क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करना पड़ी। तो हमारे पास आफ्टर एटॉमिक नंबर डिस्कवरी, जिसको मूसले साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एटॉमिक नंबर बोलते हैं प्रोटॉन्स की तादाद को। तो इसने एक लॉ दिया जिसको नाम दिया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पे जो वर्ड चेंज है वो एटॉमिक नंबर चेंज है, बाकी सारी डिफ़ाइन वही लॉ है जो मेंडलीफ ने दिया था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग एटॉमिक नंबर। असेंडिंग मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जाना। आर रिपीट इन पीरियोडिक मैनर के एलिमेंट्स को अगर आप इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 बाय 1 इंक्रीज़ कर रहा होता है, इसलिए उसमें रेगुलर चेंज आएगा। जो फर्स्ट इम्प्रूवमेंट थी वो आपके पास ये थी कि नोबल गैस जब ये डिस्कवर हो गई तो उनको टेबल के अंदर एक एक्सट्रीम राइट साइड पे रखा गया। और इसके बाद जो सेकंड इसकी इम्प्रूवमेंट थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, वो आपके पास कुछ मिसफिट एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मास को करेक्ट करके उनकी सही पोजीशन पे रखा गया। उसमें पोटाशियम आर्गन है, निकल और कोबाल्ट है। उसके बाद थर्ड इम्प्रूवमेंट ये थी कि हमारे पास जिंक, कैडमियम, मरकरी और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इन सबको एक ही ग्रुप में रखा हुआ था। अब इसको जब इम्प्रूव किया गया तो जिंक, कैडमियम, मरकरी जो हैं वो आपके पास सेकंड बी से बिलोंग करते हैं, यानी इनको सेपरेट कर दिया गया, और अल्कलाइन अर्थ मेटल को सेपरेट कर दिया गया। उसके बाद लेंथानाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज़ को मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में उस टाइम नहीं थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको लास्ट में रखा गया है। और उसके बाद जो आइसोटॉप्स की पोजीशन वाला प्रॉब्लम था वो भी सोल्व हो गया है, क्योंकि आइसोटॉप्स जो है इसकी डिफ़ाइन क्या है कि किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, हम उसे बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, चाहे 1H1 है, 1H2 है या 1H3 है, सबका 1 1 आ रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है। तो इसलिए हमारे पास ये जो आइसोटॉप्स की पोजीशन वाला प्रॉब्लम था वो भी सोल्व हो गया है। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो है ये फ़र्स्ट टाइम आपके पास एक ऐसा पीरियोडिक टेबल था जिसने तमाम एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया। और आज आप लोग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो भी बेसिकली मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल ही है, सिर्फ उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। आप लोगों के साथ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल शेयर किया गया है एंड आई होप अब आप लोगों को इस टॉपिक में कोई इशू नहीं होगा और टॉपिक भी अच्छे से समझ आ गया होगा।